Good morning, all of you. Please sit down. आज हम जो है जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक जो है आपका कौन सा? पृथ्वी की बाह्य भाग। इसे हम कह सकते हैं यानी पृथ्वी की बाहरी भाग। जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं उस पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। फिलहाल बात रह गई अभी पृथ्वी की बाहरी भाग की बात। तो हम पृथ्वी के बाहरी भाग में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के बाहरी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसी दरमियान हम इधर उधर की बातों को छोड़कर डायरेक्ट आते हैं हम कहाँ? तो पृथ्वी की बाहरी संरचना पर ही बातें करने के लिए। तो पृथ्वी की बाहरी संरचना को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे? चार भागों में। कौन कौन भाग है इनका? तो यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो सभी मंडलों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सब में क्या लगा है? स्थल मंडल। दूसरा में क्या लगा है? जल मंडल। तीसरा में क्या लगा है? वायु मंडल। चौथा में क्या लगा है? जैव मंडल। तो थोड़ा बात गौर कीजिएगा। मंडल, मंडल का मतलब क्या हो गया? यहाँ मंडल से हम क्या समझेंगे? कोई जाति, कोई समुदाय नहीं, ये जाति की श्रेणी कर रहा है। मंडल का अर्थ हो गया कि मंडल माने यहाँ का स्थल पर स्थित जितने भी इसके समुदाय हैं, जितने भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं, स्थल से जुड़ी हुई बातें, सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझे ना। मंडल जब भी लग जाए तो क्या है? इसका उससे जुड़ी हुई आवेश के, प्रवेश के, क्षेत्र के जितने भी जुड़ी हुई घटना है सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? तो स्थल से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल, स्थल से संबंधित सारी बातें। आगे आप जल मंडल, तो जल मंडल जल से जुड़ी हुई सारी बातों को हम अध्ययन करेंगे। किस में जाकर? तो जल मंडल में जाकर। वायुमंडल से जुड़ी हुई सारी बातों को हम अध्ययन कहाँ से अध्ययन करेंगे? वायुमंडल में जाकर। जैव से, जैव माने जीवन से संबंधित, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित जो हम सारी बातें का अध्ययन करेंगे, जिसे हमको जिएंगे पृथ्वी पर, कैसे जीने के लिए क्या जरूरत है, तो उस सारे चीज को जाकर अध्ययन कहाँ करेंगे? जैव मंडल में। तो फिलहाल हम अब आते हैं कहाँ पर? तो स्थल मंडल के बारे में चर्चा करने के लिए ध्यान दीजिएगा। स्थल मंडल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? जल मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल मंडल को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमो। वायु को बोलेंगे एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर। जैव मंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, ठीक है ना। ऐसे आसान होगा, रट लीजिएगा। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जल मंडल को हाइड्रो जल का उपयोग हाइड्रो से किया जाता है, तो जल का मंडल का जल मंडल को बोलेंगे हम लोग हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल को बोलेंगे हम लोग एटमोस्फीयर। जैव मंडल को बायोस्फीयर। सबके बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो ये जानकारी थी कि पृथ्वी की बाहरी संरचना कितने प्रकार की है? चार प्रकार के। अब बारी बारी से हम पहला प्रकार को अध्ययन करेंगे, यानी कि पृथ्वी पर जो स्थल ही स्थल पाया जाता है उस स्थल के बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्थल मंडल के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। उसके बाद जल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं कहाँ पर, हम शुरू करते हैं। इसको मिटाया जाए तो पहले आप टॉपिक लिख लीजिए, ये उतार लीजिए और ये लिखकर तीर मारिए। लिख लीजिए कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि स्थल मंडल किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? कोई परिभाषा दे सकते हैं? कोशिश कीजिए परिभाषा देने की। बोलो, पढ़ने के लिए आए हो तो कुछ अपना भी ना नॉलेज को व्यक्त करोगे। दोनों होगा पढ़ाई, सिर्फ हम लिखाते जाएंगे, लिखते जाओगे, उससे नहीं होता। स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल के बारे में कुछ बोलिए।
कोई बोल सकता है? नहीं, कि हम सिर्फ बताते रहे, हो गया। सोचो, थोड़ा आसान परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो बोलने की। स्थल मंडल किसे कहेंगे? बोलो, आप खड़े हो जाइए। बोलिए, कुछ डरना नहीं है, कुछ तो बोलिए। जब तक बोलिएगा नहीं, जब यहाँ नहीं बोल पाइएगा तो 10 के बीच में आप कैसे बोलिएगा? बोलना जरूरी है, ठीक है ना? सीबीएसई पैटर्न से पढ़ के आए हैं, जब स्थूल मंडल के बारे में जब नहीं बोल पा रहे हैं तो दिक्कत है ना। चलो तुम बोलो। जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित है उसे स्थूल मंडल कहते हैं। चलिए ठीक है, मिला जुला का परिभाषा ठीक है। तुम बोलो, पूजा, खड़े हो जाओ तुम। पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत पर स्थित सागर एवं महासागर। ठीक है, लगभग में तुम्हारा परिभाषा ठीक है। पृथ्वी की बाहरी परत पर स्थित संपूर्ण पृथ्वी, सागर, महासागर, जीव जंतु जिस पर निवास कर रहे हैं वही भाग को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है तुम्हारा परिभाषा। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कोई परिभाषा को बेहतर तरीके से बोलने का। इससे बोलिएगा तो हेजिटेशन दूर होगा और किसी के सामने में आप बिना हेजिटेशन के बोल पाइएगा, ठीक है ना? बोलने का हर टॉपिक को प्रयास कीजिए। चलते हैं, सिंपल सी परिभाषा यदि हम बोले स्थल मंडल के बारे में, तो हम सिंपल सा परिभाषा देंगे। नाम है स्थल, तो स्थल से घिरे क्षेत्र को, स्थल से घिरे क्षेत्र को ही स्थल मंडल कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्थल से घिरे क्षेत्र को स्थल मंडल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि नॉर्मल सा परिभाषा पूछ दे कि स्थल मंडल के बाद वायुमंडल पूछ देगा, तो वायु से घिरे क्षेत्र को वायुमंडल कहेंगे। एकदम सा नॉर्मल सा परिभाषा लेंगे। जल मंडल, जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल कहेंगे। जैव मंडल, जैव से जुड़ी हुई सारी घटनाओं से घटित क्षेत्र को जैव मंडल कहेंगे। अब रह गई कि ये तो एक नॉर्मल बच्चा जैसा परिभाषा हुआ, यदि इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो कैसे बोलेंगे? तो आप अपने नॉलेज को और डेवलप कीजिए। कैसे परिभाषा दीजिए? जहां तक हमारे दृष्टिकोण से स्थल मंडल के विषय में कहा जाए तो स्थल मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानव निवास करता है, जहां जीव जंतु की सारे क्रियाएं उस भूभाग पर होती हैं, जहां पर खेत खलिहान, मैदान, पर्वत, सागर, महासागर स्थित हैं। इन सभी भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं। और भी अंदाज में परिभाषा दे सकते हैं, तो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, हम नॉर्मल सा परिभाषा लिखा देते हैं। लिखो स्थल मंडल का, स्थल मंडल लिख लो। स्थल से घिरे क्षेत्र को, स्थल से घिरे क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं, कहते हैं। स्थल मंडल मंडल कहते हैं। यहाँ पर जीव जंतु पर्वत
पर्वत, पठार, पठार, मैदान, मैदान इत्यादि इत्यादि भाग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव जंतु, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि भाग पाए जाते हैं। कहाँ? स्थल मंडल पर। साथ ही, बहुत लंबा परिभाषा देंगे तो हम लोग, साथ ही हम लोग साथ ही हम लोग इससे यह ज्ञात करते हैं कि यह ज्ञात करते हैं कि स्थल पर पर्वत 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 पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग, पठारी भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग एवं जल भाग, एवं जल भाग कितना प्रतिशत पाया जाता है, पाया जाता है। कोई दिक्कत? लंबा परिभाषा दीजिएगा तो ये सब लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्थल से घिरे क्षेत्र को ही स्थल मंडल कहते हैं, एक छठा क्लास के विद्यार्थी के लिए। परंतु आप लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, इसमें अपनी नॉलेज को उसको जोड़ते हुए अपना नॉलेज भी इस्तेमाल करना है। चलिए लिखिए। अब लिख ली, ये हो गया, स्थल मंडल के बारे में लिखा दिए। कोई दिक्कत? चलिए उतारो, चलिए मिटाते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे वो क्या बताएंगे, स्थल मंडल की विशेषताएं, ठीक है ना। परिभाषा पूछ दी, अब अपनों भी आप परिभाषा को रट लीजिएगा या परिभाषा अपने अंदाज में बोलिएगा। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई बोले तो क्या उस टॉपिक पर आप जवाब दे सकते हैं। तो अब जो हम बताएंगे, जो कंपटीशन में ये पूछा जाता है खासकर ज्यादातर, कि इससे संबंधित क्वेश्चन, वो सारे फैक्ट लिखा देते हैं। कोई दिक्कत? स्थल मंडल पर यदि कोई बोलने के लिए आपको बोले, क्या बोलिएगा? जो बोल दिए, बताने का तरीका बता दिए हैं आपको, किस तरह से इसको लेक्चर दे सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई वही फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। लिख लिया, स्थल मंडल से संबंधित कुछ तथ्य। क्या लिखेंगे हम लोग? स्थल मंडल से जुड़ी हुई कुछ तथ्य। चलिए अब गौर कीजिएगा बारी बारी से। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ जो तथ्य है, वो तथ्य के बारे में हम बताना चाहेंगे। पहला, अब गौर कीजिए, पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना प्रतिशत पाया जाता है? स्थल मंडल कितना है? जल मंडल, जल का क्षेत्र कितना है? तो लिख लो, पृथ्वी पर 29% भाग स्थल है, जबकि ऐसे रटने से आसान हो जाएगा, जबकि 29% भाग स्थल है, जबकि 100 में से 29 जाएगा तो कितना रहेगा? 71। 100 में से 29 जाएगा तो, जबकि 71% भाग जल से घिरा है, जल से घिरा है। अब गौर कीजिए आप, पृथ्वी पर स्थल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर स्थल कितना प्रतिशत है? 29।
और जल का क्षेत्र कितना है? 70। तो किसका क्षेत्र ज्यादा है? जल का। किसका क्षेत्र ज्यादा है? यदि इसी को अब पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर पृथ्वी और जल का जो जल का अनुपात कितना है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है, भूमि और जल का अनुपात, भूमि कितना अनुपात में है, जल कितना अनुपात में, क्या बोलिएगा? पृथ्वी पर भूमि भूमि और जल का अनुपात क्या है, क्या बोलिएगा? तो अब इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो टेस्ट कितना निकलेगा? लगभग मान लो 29 है तो इसको 30 बना देते हैं, 71 को 70 बना लेते हैं, 0 0 उड़ गया तो 3:7, यानी 29 को यदि हम 30 बना देंगे, ये 70 71 है तो कम कर देते हैं, अनुपात निकालने में आसान हो जाएगा। 0 0 कितना हो गया? 3:7। क्या लिख देंगे? 3:7। कोई दिक्कत? किसका अनुपात 3:7 है? यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए जल और भूमि का अनुपात कितना है, जल और भूमि का अनुपात कितना है? 3। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन वहां देखिएगा, ये नहीं कि रट लिए हैं 3:7, अधर से पूछ देगा जल और भूमि का अनुपात, तो वो देखिएगा आगे में पहले पूछ क्या रहा है, जल और भूमि पूछे तो 7:3, अब भूमि और जल पूछ दे तो 3:6। कोई दिक्कत? जल कितना प्रतिशत? 71%। भूमि कितना प्रतिशत? 29%। कोई दिक्कत? चलिए अगला लिख लीजिए। इससे जुड़ी हुई क्या लिखेंगे हम लोग? बुक ले लेते हैं, बुक से सहारा लेने से अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ आते हैं? अब बुक को देखते हुए काम कर रहे हैं। हाँ देखो, अब क्या करना है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध में नहीं लिखो, उत्तरी, हाँ ये होगा कि उत्तरी गोलार्ध का 61%, उत्तरी गोलार्ध का में नहीं, उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग जल, 61% भाग 61%, उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग, दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जल का, जल से घिरा है, 81% भाग जल से घिरा है, जल से घिरा है। इस क्वेश्चन का नेचर समझ में आया आपको? क्या कह रहा है? समझिए, देखिए क्या कर रहे हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का मतलब जो है, ये पृथ्वी जो गोल है, ये पृथ्वी जो गोल है, इसको भूमध्य रेखा से 2 भागों में बांट दिया है। ये हो गया यहाँ से उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध। तो कहा क्या रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग, 100% भाग, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 81%, दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जल से घिरा है। ना समझ में आया? कहने का अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भूमि है, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भूमि है, उस भूमि का 61% भाग जल से घिरा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो जितना भूमि है, उस भूमि का 81% भाग
जल से घिरा है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में इसका मतलब जल ही जल है। भूमि की मात्रा जितना भूमि है उस भूमि का मात्रा में 21% भाग भूमि है। समझ में आया कि नहीं? उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है उस भूमि का 61% भाग जल है। तो कितना प्रतिशत भाग भूमि है? कितना प्रतिशत भाग है भूमि है? 39% भाग भूमि है। अब परसेंट तो 100 का ही होता है ना, तो ये नहीं समझ लेना कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 से बेसी हो जाता है। ना समझ में आया? हम इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ कहना इसका क्या है? इसका कहना ये है कि पूरी भूमि का नहीं कह रहा है। पूरी भूमि का कहेगा तो पूरी भूमि का हम क्या बोले? पूरी भूमि पर क्या है? पूरी भूमि की बात कहे तो 21%, 29% भूमि और 71% जल। और यहाँ दो भागों में जब हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में बांटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि जो है, जितना भूमि है उस भूमि का 61% भाग जो है जल है और उसका 39% भाग भूमि है। तो नीचे में जब आते हैं निचली गोलार्ध में तो 81% जल मिल जाता है। जितना भूमि है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा का 81% हिस्सा जल है और कितना प्रतिशत? 19% भूमि है। यानी निचली हिस्सा में पानी ही पानी है, भूमि कम है, यानी पानी ही पानी है। तो ऐसे भी आप नक्शा में देखिए, ये नक्शा में देखिए कि नीचे में जल ही जल है, ऊपर में कहीं जल दिख रहा है? पूजा गोपाल, ऊपर में कहीं जल दिख रहा है और नीचे में जल की मात्रा अधिक है। आ रहा है कंसेप्ट क्लियर? नीचे में जल की मात्रा अधिक होने के कारण दक्षिण गोलार्ध में हम ये जानते हैं कि पानी की मात्रा, सागर की मात्रा, महासागर की मात्रा ज्यादा है। ठीक है ना? और जल ही जल पाया जाता है। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं हम लोग कहां पर, तो अगला ले लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहे हैं? अगला जो टॉपिक बोला जा रहा है थोड़ा गौर कीजिएगा। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कौन है? ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हैं जो, माउंट एवरेस्ट हैं जो 8,850 मीटर है, जो 8,850 मीटर हैं, जो 8,850 मीटर हैं। एक बात और यहाँ गौर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ये मीटर बहुत पूछता है, कितना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सबसे अधिकतम ऊंचाई, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो कभी देखते हो कभी ऊंच होता है, कभी गहीर होता है, कभी ऊंच होता है, कभी गहीर होता है, नहीं होता है? तो कहा कि सबसे ऊंचा जो है, सबसे अधिक ऊंचाई पृथ्वी के कहाँ कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है पृथ्वी पर। एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितना है? 8,000। पृथ्वी पर इससे ऊंचा कोई है ही नहीं। ना समझिए, कभी तुम किसी ऊंचाई पर छत पर जाती हो ना, तो कहते ना पृथ्वी से हम इतना ऊंचा आ गए हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पृथ्वी से, पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी की सबसे अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850। आ रहा है समझ में? यहाँ अब हम कुछ और बताएंगे, इसलिए इतना जोर देकर यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है, कभी कभी इसको 8,848 भी दे देता है, कभी कभी दे देते हैं 8,848। अब कहिएगा सर ये 48 मीटर क्यों दे रहा है? किसी बुक में 48 रहता है, किसी बुक में 8,850 रहता है। देखिए क्या होता है, हम ये बता रहे हैं आपको कि जब हम देखते हैं कि ठंडे के मौसम में जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है, इस पर ओस गिरता है, और ओस यानी जल वाष्प बन के गिरता है वहां, और वहां जब ओस गिरता है तो वो क्या होता है, ठंडा में जम जाता है। तो जम जाएगा तो उसकी परत तो बढ़ेगी, तो इसलिए बढ़ जाता है परत उस समय में, ठंडे के मौसम में तो वो 50 के पास में रहता है। और जब गर्मी जो आती है तो गर्मी में बर्फ पिघलता है, तो पिघलेगा तो उसकी ऊंची चोटी थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी 2 मीटर का अंतर दिखाता है कि गर्मी के कारण बर्फ पिघल जाएगा तो चोटी थोड़ा कम हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई एगो दिया रहेगा 48 देगा तो 50 नहीं, 50 देगा तो 48, कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है।
आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और लिखने के लिए। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई कौन होगा? सबसे अधिकतम गहराई, अधिकतम गहराई कौन है? गहराई, सबसे अधिकतम गहराई कौन होगा? मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। जिसकी गहराई कितनी है? तो जिसकी गहराई है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,000। पृथ्वी पर सबसे, जैसे हम लोग गहराई का मतलब यहाँ कर रहे हैं, गड्ढा जब खोदेंगे तो सबसे अधिकतम गहरा गड्ढा कहाँ मिलेगा? तो मेरियाना गर्त का जो सबसे अधिकतम गहराई है। सबसे अधिकतम ऊंचाई कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट की। कितना? 8,850 में गड्ढा की बात है, गहराई की बात है, तो सबसे गहरा कौन है? मेरियाना गर्त, है ना। अगला आते हैं, इसमें हम थोड़ा कम बोलना चाहेंगे। अधिकतम ऊंचाई गहराई भी हो गई। अब कह रहा है कि अब थोड़ा देखिए, दिखा दीजिए। अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई एवं, हाँ पूछेगा तुम आपको कि पृथ्वी पर अधिकतम गहराई, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई, गहराई एवं अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम गहराई एवं अधिकतम ऊंचाई में कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? देखो, अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई में कितना का अंतर है? लिख लीजिए, यहाँ कितना का कोई बता सकता है? पृथ्वी पर अधिकतम गहराई एवं अधिकतम ऊंचाई में कितना का अंतर है? अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई में कितना का अंतर है? क्या लिखेंगे हम लोग? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, समझिए उत्तर। क्या लिखा है? पृथ्वी पर सबसे, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितना है? 8,850। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई कितना है? 11,022 मीटर। और क्या कह रहा है? पृथ्वी पर अधिकतम गहराई एवं अधिकतम ऊंचाई में कितना का अंतर है? तो मान लो कि गहराई कह रहा है कि ये पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी की सतह है, तो गहराई का मतलब हो गया कि ये गड्ढा ना। अब इसमें गड्ढा खोलेंगे तो इसके अंदर में है, पृथ्वी के अंदर वाले गड्ढा खोना है, गहराई। इस गहराई की मान कितना कह रहा है? गहराई का मान कितना दे दिया है? गहराई के मान 11,022 मीटर ना। यही ना गहराई कह रहा है, यहाँ तक ये गहराई है। अब पृथ्वी पर जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का है, सबसे ऊंची कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। यही ना ऊंची चोटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर ना। अब इन दोनों के बीच का अंतर कर रहा था, ये दूरी कितना है? इन दोनों बीच की दूरी कितना है? अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई के बीच का अंतर कितना है? ये अंतर कितना है? ये अंतर, तो अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई के बीच का अंतर पूछे, क्या लिखा है? 20 किलोमीटर। विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज कर जाता है कि सर यहाँ 11 है, यहाँ 88 है, कैसे 20 होगा दोनों में ना। ये क्या बता रहा है? गहराई। अब देखो इसको पता है, अंतर का मतलब यही बीच की दूरी में अंतर हुआ। अभी दोनों बीच की दूरी को जोड़ो तो 8,850, यहाँ क्या लिखेंगे? 11,022 मीटर। दोनों मीटर को जोड़ देंगे, ये भी मीटर है, जोड़ देंगे।
जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 होगा, तो 19,872। 872 थोड़ा सा ही मीटर में कमी है, तो 19 को हम 20,000 मीटर नहीं लिख सकते हैं ना, समझ में आया। अब 20,000 मीटर नहीं लिख सकते, 19 को हम 20 बना कर नहीं लिख सकते हैं, तो 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 20,000 मीटर बराबर 20 किलोमीटर। प्रूव हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो, हटाने की बात रहता हम लिखा देते, रट लो। हम रटना आसान करवाने के लिए हम हर चीज को तोड़कर बता रहे हैं, तो टाइम लगेगा। घर पर जाकर तुम आप अपनों से किताब पढ़ोगे, हर किताब की बात आप समझ में आएगा। ये ऊंचाई क्या है, गर्त क्या है, गहराई क्या है, स्थल मंडल क्या है, न समझ में आया तो हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझाने की, हर बातों को तोड़कर बताने की। अब घर पर जाकर इसको आप 4 कदम ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो सारा बोझ नहीं लगेगा दिमाग पर, ज्यादा पढ़ पाइएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो गहराई कितनी? 11,022 मीटर। ऊंचाई कितनी? 8,850। दोनों के बीच का अंतर कितना? 20 किलोमीटर। कैसे 20 किलोमीटर साबित करके दिखा सकते हैं किसी को? गहरा इतना है, ऊंचा इतना है, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000 लगभग में मीटर आता है। 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 20,000 मीटर बराबर 20 किलोमीटर। इसीलिए ये क्या हो गया? 19,000 के आदमी लगभग में 20,000 कितना हो गया? 20,000 नहीं लिख सकते हैं। 20,000 बराबर क्या हो गया? मीटर है ये, मीटर। मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे? 20 किलोमीटर। आगे समझो ना, दिक्कत। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे लिखाते हैं। एक बात और लिख लीजिए इसकी विशेषता में, पृथ्वी पर महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र अधिक मोटा है, जबकि महासागरीय क्षेत्र पतला है। महाद्वीपीय का मतलब हो गया जहाँ जल में हम लोग देखते हैं कि जल में कोई गेंद की तरफ गेंद पानी में नहीं छिटाता रहता है, वैसे कोई द्वीप आ गया है, कोई ऐसा भूमि आ गया है, उसे द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। माने चारों ओर जल से घिरा हुआ है, वैसा भूमि चारों ओर जल से घिरा हुआ है। तो वहां जो होगा भूमि ऊंचा होगा, तो उसकी मोटाई थोड़ा ज्यादा होगा, पृथ्वी की मोटाई ज्यादा होगा। और जहाँ सागरीय क्षेत्र होगा, पानी ही पानी होगा, वहां तो उसकी मोटाई कम होगा, पृथ्वी पर पानी होगा। आ गया ना समझ में? तो वहां उसकी मोटाई ज्यादा होगा, यहाँ समझ में ना। यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि पृथ्वी पर किस क्षेत्र की मोटाई अधिक है, महाद्वीपीय क्षेत्र की मोटाई अधिक है, महासागरीय क्षेत्र की मोटाई कम है। मोटाई पतला है यानी कम है। कोई दिक्कत? चलो, हम लगभग में स्थल मंडल से जुड़ी हुई बातें को हम लिख लिए हैं, और इससे जुड़ी हुई यदि हम बातों को बताएंगे तो बहुत सी स्थल मंडल पर आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, ना समझा? तो वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। स्थल मंडल पर हम अब लेकर चलेंगे, पर्वत, पठार, मैदान बहुत लंबा हो जाएगा। हमको शॉर्ट में पहले स्थल मंडल को पढ़ाना है। उसको हम भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय भूभागों को कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, उसमें भी हम बता देंगे कि पर्वत का अध्ययन अलग कर देंगे, पठार का भाग को अलग बांट कर अध्ययन करा देंगे, महाद्वीपीय भाग को बांट कर अलग अध्ययन करवा देंगे। यहाँ करवाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो बातें पूछी जाती हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा लिख लेते हैं तो दूसरा टॉपिक, जलमंडल। लिख लीजिए जलमंडल।
हाइड्रोस्फीयर। चलिए बोलिए इसका हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? चलो बोलो तुम लोग परिभाषा कोई दे सकते हैं? कोई इसका परिभाषा दे सकता है? जलमंडल किसे कहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? सोनू। आप दे सकते हैं इसका परिभाषा? क्या दीजिए, कोई तरह से दीजिए, अभी बोले हैं ना, दीजिए ना। उसे जलमंडल कहते हैं। जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल, बस इतना ही दीजिएगा कि और की दीजिएगा? जब और की बात हो और ढंग से दे सकते हैं, ठीक है ना, और ये भी जोड़ देते हैं। जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल से घिरे क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सागर, महासागर, झील, नदियां, जहां जल का समुदाय हो उसी का अध्ययन करेंगे जी। जल में रहने वाले जीव, जंतु, प्राणियों का अध्ययन करेंगे, यही करेंगे। परिभाषा थोड़ा अब बच्चा से उठकर बोलने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखो इसके अंतर्गत हम लोग सागर, महासागर, महासागर, झरना, नदी एवं जल में रहने वाले जीव, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही और किसका अध्ययन करेंगे? जल की धारा क्या होता है, ठंडी जलधारा क्या होता है, गर्म जलधारा क्या होता है, ठीक है ना। इस सब को बारे में देखें। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती हैं तो वहाँ किस तरह का रूप निर्माण करती हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले मछलियों को कितना लाभदायक होता है, इन सभी को बारे में अध्ययन करें। किसके माध्यम से? इसके बारे में लिख लो। टाइम कितना हो गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला जो टॉपिक होगा कल से बताया जाएगा, इससे आगे, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आइए फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है।